वेलकम स्टूडेंट। आज लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ें उससे पहले कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं मैं आपको इसकी टर्म्स में, यूज़ होने वाली टर्म्स में। कभी इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, कभी इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, कभी इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। देखिए, कोई भी टर्म यूज़ करें, क्वेश्चन करने की जो हमारी अप्रोच रहेगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें जो अप्रोच बताई जाएगी आपको उसी से सोल्व करना है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है इनके बीच, वो मैं बता देता हूँ। जैसे लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड आया, ये कब डिफाइन किया जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड आया, ये कब डिफाइन किया जाता है। एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखें। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो किसी भी टेम्परेचर पे वो आयनाइजेशन की जो वैल्यू है वो आप डिफाइन कर सकते हैं एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी जब वर्ड आता है, यानी वो आपके 0 केल्विन पे यूज़ किया गया है, 0 केल्विन पे डिफाइन किया गया है, ये बात ध्यान रखने वाला होता है। और जब पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो आपके जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए सरफेस से, ठीक है, उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आता है कि ये है क्या, ठीक है। तो ionization energy of an element is defined as the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom of that element, resulting in the formation of positive ion। ठीक, देखिए ये क्या कह रही है डेफिनेशन कि लाइक कोई न्यूट्रल एलिमेंट है आपका, जैसे लाइक सोडियम, ठीक है, ये न्यूट्रल है। इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये क्या बनेगा, सोडियम आयन, ठीक। और ये कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी ये डेफिनेशन डिफाइंड होती है, ठीक है। और साथ ही साथ 1 मोल के लिए डिफाइन की जाती है। क्लियर है। ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 1 मोल, तभी डेफिनेशन डिफाइन है। देखिए जनरली हम सब पर मोल डिफाइन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी 1 मोल लेना ज़रूरी है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी है, देखिए एनर्जी जूल में होती है जनरली, तो किलो जूल पर मोल इसकी एसआई यूनिट है, किलो जूल पर मोल, ठीक। इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो बेसिकली करने क्या वाला है हम आयनाइजेशन एनर्जी में, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाती है। देखो एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस से के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होता है थोड़ा, ठीक है। इसको बाहर निकालना है, अगर हमें इसको अगर बाहर निकालना है तो इसको इस अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करवाना पड़ेगा हमको, तभी तो ये बाहर आ पाएगा, क्योंकि इसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है इसके अट्रैक्शन फोर्स से। तो इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है इसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का दिमाग में क्लियर रखें कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें, ठीक है, वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और गैसियस फेज में रहेगा एलिमेंट, न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, ठीक है। और 1 मोल होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब हम न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसको आयन बनाएंगे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला है न्यूट्रल एटम से, तो ये IE1 होता है हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर अगर इससे और निकालना हो हमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑलरेडी एक मोनोवेलेंट आयन है, उससे हमें एक और निकालना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके निकलेगा वो। तो ये होती है हमारी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली बाईवेलेंट जब केटायन हो जाएगा और उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी IE3, ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और जब हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इस तरीके से, तो ये बढ़ती ही जाती है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ बढ़ती ही जाती है। IE1 से ज़्यादा देनी होगी हमें IE2, और IE2 से भी ज़्यादा देनी होगी IE3 थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऐसा क्यों होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं,
पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है, कम हो गए तो अब प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गया, तो और ज़्यादा एनर्जी दे के छुड़वाना पड़ेगा। अभी यहाँ और भी कम हो गए इलेक्ट्रॉन तो और भी पावर बढ़ गया न्यूक्लियस का, ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना उसके कंपेयर में, इस कारण, ठीक है। तो ये बढ़ती ही जाती है वैल्यूज़, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है थर्ड तक आते आते तो। ओके, एक एक करके इनको भी समझेंगे। देखिए I1 I2 I3 क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी, जो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए काम में आती है। I1 किसके लिए, न्यूट्रल एटम से रिमूव करने के लिए, I2 मोनोवेलेंट केटायन और I3 डाइवेलेंट केटायन से रिमूव करने। सिमिलरली I4 I5 भी चलेगी आपके, ठीक है। और इन जनरल क्या होता है, I1 से ज़्यादा आती है I2 और I3, और इसी तरह I4 I5 भी और ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है न्यूक्लियस का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ती है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट है ये किलो जूल पर मोल, आपकी एसआई यूनिट है, यही पूछी जाती है जनरल एसआई यूनिट। बाकी और भी इसकी यूनिट्स हैं, किलो कैलोरी पर मोल और ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, देखिए अगर साइज बढ़ जाएगी, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, इसकी साइज ये थी पहले, अभी मान लो थोड़ी और बढ़ गई साइज किसी और एलिमेंट की, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन फोर्स जो था आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूर चला जाएगा वो, इसका जो अट्रैक्शन पावर था वो कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा अट्रैक्शन पावर, तो छुड़वाने के लिए भी हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि हम एनर्जी किसके लिए दे रहे हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करवाने के लिए। ये अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा हमें उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है ना, जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा आपका। तो इसीलिए देखिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है साइज इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाती है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है उस कारण। क्लियर है, वही लिखा है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ जाती है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है आपका, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से निकल पाते हैं और हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ती है, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई अभी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर टॉप टू बॉटम हम जाएंगे किसी ग्रुप के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। क्योंकि टॉप टू बॉटम में क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है आपकी टॉप टू बॉटम में, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, आराम से निकाल सकते हैं, तो कम एनर्जी ज़रूरत है, तो कम एनर्जी की ज़रूरत है तो हम कम ही देंगे। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम देनी पड़ती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते आते काफ़ी बढ़ जाती है साइज उसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सीधी सी बात है, देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था हमारा, जेड, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसकी वजह से जो चार्ज अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, वो वाला होता है न्यूक्लियर चार्ज। ये जितना बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा अट्रैक्शन भी उतना ही बढ़ेगा आपका, और अट्रैक्शन जब बढ़ेगा यानी टाइट बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन, उनको निकालने के लिए आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। यानी आप जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो देखिए जेड वहाँ पे बढ़ता है आपके, ठीक है, जेड बढ़ता है वहाँ, साइज कम होती है लेफ़्ट टू राइट में, रेडियस में देखा था हमने, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में साइज कम होती जाती है, तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि साइज आपकी कम हो गई है, अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। वही रीज़न लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल आर मोर फर्मली
हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इसीलिए हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि इलेक्ट्रॉन को हम एटम से निकाल पाएँ। ओके, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं पीरियड के अलोंग तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अभी तक हमने कितने फैक्टर्स देख लिए, देखिए टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम गए, साइज बढ़ी है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, कम हुई क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गया। लेफ़्ट टू राइट अगर गए तो साइज कम होती है हमारी क्योंकि आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उस कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको छुड़वाने के लिए भी आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर, तो ये दो ट्रेंड्स हमने देखे, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, ठीक। और भी फैक्टर्स हैं, देखते हैं एक एक करके। शील्डिंग इफेक्ट भी इफेक्ट करेगा, हमने पिछले लेक्चर में ही देखा है। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, जो आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं, ठीक है, ये रिपल्शन इनको अंदर आने से रोकता है, ठीक है, अंदर आने नहीं देता, तो उसकी वजह से ये उनको बचाते हैं, एक तरह से शील्डिंग का वर्क करते हैं, तो ये रिपल्शन ऑफर करते हैं। अब देखिए अगर शील्डिंग अच्छी होगी तो ये रिपल्शन भी अच्छा होगा, रिपल्शन अच्छा होगा यानी इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी होगी, काफ़ी कम देनी पड़ेगी क्योंकि इनके रिपल्शन ही काफ़ी है उसको निकालने के लिए। हमें तो बस थोड़ी सी एनर्जी और दो तो वो बाहर निकाल फेंकेगा उसको, ठीक है, ऑलरेडी धक्के देने पे तुला हुआ है वो, आपने थोड़ी और एनर्जी देके उसका पावर बढ़ा दिया तो वो बाहर निकाल देगा उसको। तो काफ़ी कम एनर्जी देनी पड़ती है जब शील्डिंग अच्छी होती है, तो वही लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है एक बार और बता देता हूँ। द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल एक्ट एज ए स्क्रीन और शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो ये शील्डिंग की तरफ वर्क करते हैं उसी इफेक्ट के कारण शील्डिंग इफेक्ट होता है आपका। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इनर शेल के अंदर, इनर शेल के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, उसी के वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पेनेट्रेशन इफेक्ट, ये आपके लिए नया वर्ड है पेनेट्रेशन इफेक्ट। देखिए पेनेट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये जो आपके एसपीडीएफ सबशेल्स या ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एसपीडीएफ जब आपके इनका शेप होता है, इसमें से एस जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, ठीक है, जैसे लाइक ये अगर न्यूक्लियस है तो एस वाला सबसे पास होता है, फिर थोड़ा दूर पे पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है, ठीक है। मतलब ये जो क्लाउड्स होते हैं आपके क्लाउड की फॉर्म में होते हैं ये सारे, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे क्लाउड्स होते हैं अलग अलग आपके शेप के। तो ये जो एस वाला होता है इस न्यूक्लियस के क्लाउड में अच्छा पेनेट्रेट करता है, ठीक है, यानी काफ़ी करीब होता है, और जितना करीब न्यूक्लियस के होगा इसमें जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही टाइटली बाउंडेड होंगे क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब जो है उसके ऊपर तो अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि पेनेट्रेशन पावर क्या है का ऑर्डर, पेनेट्रेशन ऑर्डर क्या है, एस का सबसे अच्छा, उसके बाद पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। यानी एस में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी लगानी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी अभी, है ना, काफ़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी एस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो। और यही अगर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें काफ़ी कम लगानी पड़ेगी एस के कंपेयर में, ठीक है। तो वही बात होता है, पेनेट्रेशन इफेक्ट भी इसीलिए ज़रूरी है जानना। ओके, तो पेनेट्रेशन का ऑर्डर भी यही है हमारा, और शील्डिंग का भी ऑर्डर यही है। एस वाला सबसे अच्छी शील्डिंग करता है क्योंकि अच्छा खासा सिमेट्रिक है, मैंने बताया था त्रिशूल युग में जितना अच्छा सिमेट्रिक बनाया बाहुबली में उतनी देर तक वो रोक पाए बाहर वालों को अंदर आने से। ये अगर सिमेट्रिक नहीं होता, मान लो ऐसे कुछ होता या ऐसा कुछ होता तो वो इधर से आ जाते, इस केस में इधर से आ जाते। तो जितना अच्छा सिमेट्रिक है उतना ही अच्छी शील्डिंग होती है, ठीक है। तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट का भी ऑर्डर यही होता है और पेनेट्रेशन इफेक्ट का भी ऑर्डर यही होता है, ध्यान रखें इसे। देखिए एस
में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो काफ़ी अच्छा क्लोज पेनेट्रेट करता है न्यूक्लियस को, उसी कारण वो टाइटली हेल्ड हो जाता है पी की बजाय। सिमिलरली पी वाला ज़्यादा टाइटली हेल्ड होगा डी से, और डी वाला ज़्यादा टाइटली हेल्ड होगा एफ से। तो इनमें आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी ऑर्डर में लगानी पड़ेगी, एस के लिए ज़्यादा लगानी पड़ेगी, पी के लिए थोड़ी कम, डी के लिए और कम, एफ में इलेक्ट्रॉन है तो और भी कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा फाइनली हमारे पास पेनेट्रेशन इफेक्ट का। क्लियर है। नेक्स्ट है फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, अगर आपके किसी एटम में हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल्स या फिर कंप्लीटली फिल्ड है ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हो जाती है इनमें, क्योंकि फुल फिल्ड है। जैसे लाइक पी ऑर्बिटल की बात करूँ, इस तरीके से पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। अगर ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फील्ड का केस है और ये फुल फील्ड का केस है। ठीक है, इस तरीके से फुल फील्ड या हाफ फील्ड है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते नहीं है फिर, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर इसको ये पूरा करने के लिए फिर वापस रिएक्शन करने लग जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अगर, तो यहाँ पे फिर ये सभी को फुल करना चाहेगा तो फिर रिएक्शन के लिए जाएगा। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी। इन्वर्स चलते हैं रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब रहते हैं तो ये काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ना तो देते हैं, ना लेना चाहेंगे, ना देना चाहेंगे। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन दिलवाना है दूसरे को, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, तो ये रिमूव नहीं करने देते। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनको प्रोवाइड करवानी पड़ती है इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इसीलिए जो आपके इनर्ट गैसेज होती है रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि वो फुल फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन फर्दर लेना देना नहीं चाहेगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जब प्रोवाइड करवाई जाती है तब जाके उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या फिर उनमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें, समझ के चलें, इनको रटे ना। ठीक है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनके अंदर, है ना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 ये बोरोन है 1s2 2p1 आएगा। ठीक है, अब जनरल ट्रेंड देखें तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। देखो 4 से 5 जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। तो पहली नज़र में देखते ही तो ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़्यादा आएगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेना चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे लास्ट वाले को देखें अगर, तो ये फुल फील्ड है, ये वाला फुल फील्ड है, और इसके लास्ट वाले को अगर देखें तो ना तो ये हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा आएगी, बेरिलियम की। तो ये जो लेफ़्ट टू राइट आपको जो ट्रेंड बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड होता है, एक्सेप्शन इसमें हमेशा होते हैं। ठीक है, कंडीशंस अप्लाई हमेशा होती है इसमें। तो हमें किनका ध्यान रखना है आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन करते वक्त, कि कहीं वो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं है एटम। ओके, इसी लाइन में और देखेंगे तो नाइट्रोजन आता है हमारा, जिसके P3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या आता है 1s2 2s2 2p3। P3 कैसा होगा, हाफ फील्ड होगा। ठीक है, तो और ऑक्सीजन का देखें तो उसका लास्ट वाला आएगा 2p4, ये हाफ फील्ड नहीं है। 2p4 में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये हाफ फील्ड नहीं है। हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी निकालने के लिए। तो देखिए अगेन लेफ़्ट टू राइट आप मूव किए, 7 और इसका 8 होता है। ठीक है, तो 7 से 8 लेफ़्ट टू राइट मूव किए, फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी नहीं। ठीक है ना, तो वही देखना होता है हमें, कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं आ रहा है। सिमिलरली आप इनर्ट गैसेस के लिए जाएंगे तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, है ना। सिमिलरली नोबल गैस का भी फुल फील्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उनमें भी हाई
हाईएस्ट होती है बल्कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अपने अपने पीरियड के अंदर। तो समझ में आए ये सारे फैक्टर्स आपको। तो जो एक जनरल ट्रेंड हमारे पास क्या निकल के आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक जो जनरल ट्रेंड्स निकल के आए वो क्या आया, लेफ़्ट टू राइट अगर मूव किए तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर मूव किए तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ हुई, क्योंकि साइज बढ़ गई थी, यहाँ पे साइज कम हो गई थी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आए। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके अंदर, हाफ फिल्ड या फिर फुल फील्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। हाफ फील्ड फुल फील्ड में जैसे कौन कौन आ जाएंगे आपके, अगर सेकंड पीरियड की बात करूँ मैं तो लाइक जैसे बेरिलियम आ गया, है ना, नाइट्रोजन आ गया, और फिर आपके नियोन आ गया, ये सेकंड पीरियड के हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनके नीचे वाले भी सेम होंगे, ओके, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी होती है इनके ग्रुप में, तो इनके नीचे वाले भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड होंगे सिमिलरली इनकी तरह। तो इनका ध्यान रखें बस, ये एक्सेप्शंस है क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड होता है ना। बाकी जनरल ट्रेंड इसी अकॉर्डिंग चलेंगे आपके, ओके। तो अब देखिए इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे लाइक मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, या जिसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मेटल्स हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, कभी लेती नहीं है इलेक्ट्रॉन मेटल्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। सीधी सी बात है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमें कम लगानी होगी, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मेटल का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा तो उतना ही अच्छा मेटल होगा वो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम जिसकी होती है वो अच्छा मेटल माना जाता है, अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होता है उसमें, ओके। पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इन गैसियस फेज, देखिए सारा गैसियस फेज के लिए ही डिफाइन है, इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलर पॉइंट है ऊपर वाले से रिलेटेड। देखिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी, आसानी से निकलेगा तो रिएक्शन उतने ही आसानी से होगी हमारी, यानी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से फटाफट निकलेगा तो रिएक्शन भी आसान होगी, तो रिएक्टिविटी क्या होगी हमारी, काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द रिड्यूसिंग पावर। अब देखिए रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना, और खुद ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खुद का लॉस, तभी दूसरे को रिड्यूस कर पाएंगे। और देखिए वही बात हो गई पहले वाले की तरह, इलेक्ट्रॉन कब आसानी से लूज़ कर पाएगा कोई एटम, जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम देनी पड़ेगी हमको उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सीधी सीधी सी बातें हैं, समझने वाले पॉइंट्स हैं, अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस जब भी करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव जब भी करना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तभी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तभी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, दूसरे को रिड्यूस भी आसानी से कर पाएगा, खुद का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएगा तभी, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और भी पॉइंट्स हैं, amongst alkali metals the lithium is strongest reducing agent। देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो क्या होगी, इसके जो भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, एल्कली मेटल्स जो भी हैं हमारी, एल्कली मेटल्स कौन कौन है, देखिए लिथियम हो गई, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी क्या है, एल्कली मेटल्स है, ठीक है। उसमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आपका लिथियम होगा, ठीक है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम होगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, ये जो सेट दिए हुए हैं इसमें से लार्जेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो पहले इसकी बात करते हैं, ए वाले की। FON दिया हुआ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए हमारी,
लेफ़्ट टू राइट में कौन कौन आएगा, देखो सबसे लेफ्ट में कौन होगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा किसकी आनी चाहिए, जो सबसे राइट में है, तो सबसे ज़्यादा किसकी आनी चाहिए, फ्लोरीन की आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, देखिए ये वाला हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, अभी पहले बताया था आपको। ठीक है, जबकि ये हाफ फील्ड नहीं है, ये नॉर्मल जो भी फील्ड होता है आपका वैसा है। तो हाफ फील्ड वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर आएगा हमारे पास, फाइनल ऑर्डर कैसे आएगा देखिए, ओ की सबसे कम, फिर नाइट्रोजन की और फिर फ्लोरीन की। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये भी आपके सिमिलर पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के, MgP और आर्गन। अब देखिए इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये इनर्ट गैस होने की वजह से इसका सबसे हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक नंबर के साथ में आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कहाँ पे लाई करनी चाहिए, एनी के अबव होना चाहिए कि बिलो होना चाहिए, ओके, या इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन, बिलो Li। तो देखिए सोडियम की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, लिथियम के नीचे और पोटेशियम के ऊपर। ठीक है, मैग्नीशियम के लेफ्ट में। ठीक, अब देखो टॉप टू बॉटम आप जब आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आने से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, यानी लिथियम के कंपेयर में सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो लिथियम की ये है तो सोडियम की तो कहीं यहाँ कहीं होगी इसी के नीचे। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, बिलो Li, मतलब Li से भी कम होगी, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, साइज बड़ी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ आप समझ के करेंगे, साइज हो चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो या आगे आने वाले और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो, तो आसान हो जाएगा। समझ के चलें, रटने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ़्ट टू राइट ये होता है, टॉप टू बॉटम ये होता है, समझ के चलें। ठीक है, थैंक यू।